नब्बे के दशक के गानों में बजने वाली वो सीटी जिससे गानों में जान आ जाया करती थी। दोस्तों, 90 के दशक के उन गानों में बजने वाली वो सीटी तो आपको याद ही होगी। याद ही नहीं बल्कि वो आपने कभी बजाने की कोशिश भी की होगी। क्या आप जानते हैं वो सीटी किसने बजाई थी? दोस्तों, हिंदी सिनेमा का अर्थ है संगीत और हमारे देश में किसी दूसरे देश के मुकाबले हर साल सबसे ज्यादा फिल्में बनाई जाती हैं और उन फिल्मों से भी ज्यादा बनाए जाते हैं हिंदी गाने। दोस्तों, वैसे तो हमारे समाज में शुरू से ही सीटी बजाने को अच्छा नहीं माना जाता। आपने भी कभी सीटी बजाई होगी तो अपने घर में किसी बड़े से जरूर डांट खाई होगी, या सीधे शब्दों में कहें कि सीटी बजाने वाले को छिछोरा माना जाता था। सीटी बजाने को अच्छा न मानते हुए भी एक ऐसा कलाकार जिसने एक नहीं दो नहीं पूरे 1600 बार सीटी बजाकर इतिहास रच दिया। एक ऐसा कलाकार जो पिछले 40 सालों से इंडस्ट्री में है और अपनी सीटी से गानों को हिट कर देते हैं, लेकिन क्यों कभी उन्हें वो मान सम्मान नहीं मिल सका जिसके वो हकदार रहे। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे इस कलाकार के बारे में कि कैसे इन्होंने एक सीटी से यहाँ तक का सफर तय किया। बताएंगे और भी बहुत कुछ, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज हम ऐसे कलाकार की बात कर रहे हैं जिसने 1600 गानों में सीटी बजाकर गानों को हिट किया, न कि इतिहास भी रचा। इस महान कलाकार का नाम है नागेश सुर्वे। नागेश सुर्वे का जन्म मुंबई में नागपंचमी के दिन हुआ था। कहा जाता है कि नाग सीटी की भाषा समझते हैं। ये एक इत्तेफाक था कि नागेश सुर्वे का जन्म नागपंचमी के दिन हुआ था और इन्हें सीटी बजाने का शौक था, जिसे इन्होंने अपना प्रोफेशन बनाया। इस प्रोफेशन की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में चर्चा करते हैं। नागेश सुर्वे 16 साल की उम्र से ही सीटी बजाते हैं और इसी को उन्होंने अपना पेशा बना लिया। एक गाने के लिए तमाम तरह के इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं, फिर वो ढोलक हो, तबला हो, बांसुरी हो या हारमोनियम हो। पहले के दौर में म्यूजिक डायरेक्टर के नीचे एक म्यूजिक अरेंजर काम किया करता था जो पूरा म्यूजिक बनाता था। कई म्यूजिशियन गिटार या वायलिन के साथ गानों को रिकॉर्ड किया करते थे, लेकिन आज का दौर बदल गया है। अब सभी इंस्ट्रूमेंट की धुनों को कंप्यूटर सिस्टम पर बैठकर तैयार किया जाता है, लेकिन विसल को कंप्यूटर सिस्टम से नहीं किया जा सकता। यही एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने 40 सालों तक फिल्म इंडस्ट्री के गानों को अपनी सीटी देकर गानों को हिट करते रहे। उन्नीस 1975 से आज तक आपने जितने भी गानों में सीटी सुनी, उन सब में इन्होंने ही सीटी दी और इन्होंने ही अपनी सीटी से गानों को एक अलग रूप दिया। नागेश सुर्वे ने एक इंटरव्यू के दौरान खुद ही बताया कि जहां उनका बचपन बीता था वहां कुछ बड़े लड़के हुआ करते थे जो अनोखे तरीके से सीटी बजाते थे। एक दूसरे को बुलाने के लिए अलग अलग ग्रुप के अलग अलग संकेत हुआ करते थे। सभी अलग अलग तरीके से सीटी बजाते थे। उन्होंने बताया कि उस दौर का वो किस्सा कि असली मजा तब शुरू हुआ करता था जब हर कोई आश्चर्यचकित होने लगा कि असली अपराधी कौन है, और मैं डर जाया करता था कि अब मुझे डांटेंगे या पीटेंगे। लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि वे सब इतने खुश थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं सीटी के स्वर में गा सकता हूँ। इस तरह मेरी सीटी का सफर गानों से शुरू हुआ। उनका बचपन म्यूजिकल वातावरण में ही बीता। उनके दोस्त थे प्यारे लाल, और प्यारे लाल के पिता उन्हें वायलिन बजाना सिखाते थे। शुरुआत में उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर के लिए वायलिन बजाने का काम किया। एक दिन जब उनका म्यूजिक शेड्यूल कैंसिल हो गया, तभी सभी लोगों ने मिलकर पिकनिक का प्लान बनाया। मनोज शर्मा बड़े म्यूजिक अरेंजर थे जो कि उनके पड़ोस में रहा करते थे और आर.डी. बर्मन के लिए काम किया करते थे। तभी वो पिकनिक पर वहाँ सीटी बजा रहे थे कि तभी मनोज ने उनसे कहा, क्या तुम गाने में सीटी बजाओगे? तभी नागेश बोले, हाँ मैं कर सकता हूँ। और फिर उन्होंने पहली बार हिंदी फिल्म जूली में सीटी बजाई
और फिर इसके बाद नागेश सुर्वे ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और एक समय ऐसा आ गया कि हर म्यूजिक डायरेक्टर अपने गानों में उनकी सीटी का इस्तेमाल करना चाहते थे। एक साल में वे 100 से भी ज्यादा गानों में सीटी बजाने लगे। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद बताया था कि सौदागर फिल्म के गानों में उन्होंने सीटी बजाई थी। तब अनुपम खेर को यकीन नहीं हुआ कि ये किसी इंसान ने बजाई है। लेकिन जब अनुपम खेर को ये पता लगा कि ये नागेश सुर्वे ने बजाई है, तब तो बस अनुपम खेर ने उनकी तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक गाने में अपनी विसल दी। और जिस भी गाने में उनकी विसल होती वो गाना सुपर हिट हो जाया करता था। बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर इनकी विसल सुनकर हैरान रह जाया करते थे। एक बार जब बाजीगर फिल्म के म्यूजिक की तैयारी चल रही थी, तभी अनु मलिक ने उन्हें बुलाया और कहा कि मुझे वैसा ही विसल चाहिए जैसा फिल्म सौदागर में था। तभी नागेश हैरान हो गए और बोले कि वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक है और वो मैं आपको कैसे दे दूं, ये सब ठीक नहीं होगा। फिर कुछ दिनों बाद अनु मलिक ने गाना सोचा और रिकॉर्ड किया, ऐ मेरे हमसफर, जिसमें उन्होंने नागेश से विसल बजवाई। नागेश सिर्फ विसल नहीं बजाते थे बल्कि एक बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर भी थे, जिन्होंने कई भाषाओं की फिल्मों में म्यूजिक दिया था। इन्होंने बॉलीवुड की 30 फिल्मों में बैकग्राउंड म्यूजिक दिया था, जिसका इन्हें कभी कोई क्रेडिट ही नहीं मिला। दरअसल 90s में बैकग्राउंड स्कोर जैसा कोई स्पेशल डिपार्टमेंट नहीं हुआ करता था। 90s में जो भी अवार्ड मिलते थे उन सब के लिए एक ही कैटेगरी होती थी, जो कि म्यूजिक डायरेक्टर की हुआ करती थी, जिसकी वजह से उनका नाम कभी सामने नहीं आया। इन्होंने काफी फिल्मों में बैकग्राउंड म्यूजिक दिया, लेकिन पैसों के सिवा कुछ और नहीं मिला। अफसोस तो सिर्फ इस बात का था कि इतना टैलेंट होने के बावजूद भी ये वो नाम नहीं कमा पाए जिसके वो हकदार थे। फिल्मों में गानों में कई ऐसे छुपे आर्टिस्ट होते हैं जिनको कोई जान नहीं पाता, लेकिन आज की डेट में सेट पर चाय पिलाने वाले का भी नाम हो जाता है। ये उनकी बदकिस्मती थी कि फिल्म इंडस्ट्री में 40 साल से काम कर रहे नागेश सुर्वे को मुट्ठी भर ही लोग जानते थे। आपको बता दें कि शाहरुख खान की फिल्म पहेली के बैकग्राउंड म्यूजिक में चिड़ियों के चहचहाने की आवाज भी नागेश की सीटी से ही निकाली गई थी। और इनकी एक बेटी भी है, रूपाली सुर्वे, जो कि वो भी एक लेडी विस्लर है।